ट्रेंच डिगिंग मेथड क्या होता है, काउंटर फायर किसे कहते हैं और फायर पार्टी क्या होती है। तो इन सभी के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे और आप जानेंगे कि रूरल फायर को किस तरह से बुझाया जाता है और रूरल फायर के अंदर किस तरह की कठिनाइयाँ आती है। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। शुरुआत करते हैं रूरल फायर के बारे में। रूरल फायर यानी कि देहात की आग, ग्रामीण आग। तो ग्रामीण आग क्या होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली आग जो होती है उसे अपने ग्रामीण आग कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है कि जैसे अगर कोई झोंपड़ी है, कोई घर है, उनके अंदर आग लगती है तो वह ग्रामीण आग के अंदर आता है। कोई तूड़ी का भंडार है उसके अंदर आग लग जाती है, या फिर कोई घास का मैदान है उसके अंदर अचानक से आग लग जाती है, तो यह ग्रामीण आग के अंदर आते हैं। इसके अलावा जैसे कि फसलों में लगने वाली आग, जंगलों में लगने वाली आग भी ग्रामीण एरिया की आग में ही गिने जाते हैं। तो इसके अंदर अपने को जो फायर सेक्टर के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनको इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण आग कौन कौन सी होती है, उन्हें किस तरह से टैकल किया जाता है, उन्हें किस तरह से बुझाया जाता है। तो इसके बारे में अभी अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने कॉजेज़ जान लेते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं ग्रामीण एरिया में आग लगने के। तो ग्रामीण एरिया में जो आग लगने के मेन कारण है कि वो होता है चूल्हा। कि घरों में जो अपने खाना बनाते हैं उसे अपने चूल्हे पे बनाते हैं, तो चूल्हे के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर लकड़ियाँ डालते हैं और जब खाना बन जाता है तब भी उसमें कुछ लकड़ियाँ जलती रहती है, उन्हें बुझाया नहीं जाता, तो उनसे वह चिंगारी कहीं इधर उधर गिरती है और उससे आग बढ़ जाती है और आग लग जाती है। तो इसके अंदर मेन इसका उपाय ये भी रहता है कि जब भी आपने खाना बनाया उसके बाद में उस आग को बुझा दीजिए, ताकि वह आग कहीं पे फैले ना और आग लगने का खतरा कम हो जाए। सेकंड है फायर फ्रॉम लैम्प, यानी कि दिए से लगने वाली आग। ग्रामीण एरिया में जैसा कि अपने जानते हैं कि वहाँ पे लाइट का इशू रहता है कि बिजली कभी रहती है और कभी नहीं रहती है, तो इस चक्कर में वहाँ पर लैंप का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, दियों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उन्होंने दिया जलाया और घर जो होते हैं वह कच्चे बने होते हैं और आसपास में ज्वलनशील काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा होता है, तो उससे आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। तीसरा कॉजेज है स्मोकिंग। देखिए अपना देश वैसे तो काफ़ी प्रगति कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग छोड़ रहे हैं। स्मोकिंग का यूज़ लोग ज़्यादातर करते ही हैं। उसके अंदर ये रहता है कि उन्होंने किसी ने बीड़ी सिगरेट कुछ पी और उसको फेंक दिया कहीं भी, और उसमें जो चिंगारी जलती रहती है उससे आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम जो जंगलों की आग होती है या मैक्सिमम जो आग लगती है यह इसी के कारण लगती है कि धूम्रपान की वजह से, क्योंकि जब भी कोई उसको पीता है और उसको फेंक देता है, उसको बुझाता नहीं है, तो उससे आग लगती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लैक ऑफ एजुकेशन के कारण यह खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आग लगने के खतरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ये है कि तारें जो होती है उनमें अगर कोई शॉर्ट स्पार्क होता है तो वहाँ से भी आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। ग्रामीण एरिया में जो वायरिंग होती है वह काफ़ी पुरानी डली होती है और उनको रिकन्स्ट्रक्ट या दोबारा डालने के लिए टाइम काफ़ी लगता है, तो वह पुरानी ही तारों का यूज करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट भी एक कारण है जिससे आग लगती है। नेक्स्ट है पटाखों के द्वारा। अगर कोई भी त्यौहार होता है तो वहाँ पर पटाखे काफ़ी बजाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ गांव में बजाए जाते हैं, अपने सिटी के अंदर भी काफ़ी सारे बजाए जाते हैं, लेकिन सिटी के अंदर ज्वलनशील मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ग्रामीण एरिया में होता है, क्योंकि कच्चे मकान इत्यादि रहते हैं, तो उसके कारण आग लगने के खतरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली का मीनिंग ये है कि कोई मौसम ख़राब हुआ तो उसके कारण कोई बिजली है वो नीचे गिरती है, तो नीचे जो सामान होता है वो जलना शुरू होता है और आसपास में सूखा सामान कोई भी मिलता है जो ज्वलनशील होता है तो उससे भी आग बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कह सकते हैं अपने कच्चे मकान, झोंपड़ियाँ। तो आजकल जैसे कच्चे मकान बहुत कम है, लेकिन आज भी कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर झोंपड़ी इत्यादि का यूज़ किया जाता है और या फिर घास फूस से ही घर बनाया जाता है। तो इसके अंदर भी आग लगने के खतरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि घास फूस वाले घरों में अगर बिजली है और या बिजली नहीं है तो अपने लैंप वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उससे भी आग लगने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब अगर ग्रामीण क्षेत्र कोई है तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह एक सीज़न के बाद सूखना शुरू होते हैं, तो उनके जो पत्तियाँ वगैरह होते हैं, जड़ें होती है या फिर जो तना होता है, उनमें ग्रेशन होता है। एनवायरनमेंट में इतनी गर्मी होती है तो ग्रेशन के कारण
उनमें स्पार्क होता है और आग लग जाती है और जिससे वह आग बढ़ती ही जाती है। तो यह सेम मेथड जंगलों की फायर में भी यूज होता है कि वहाँ पर भी पेड़ पौधे सूख कर जब ग्रिशन होता है या फिर फ्रिक्शन होता है तो उससे आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं और आग लगती है और वह लगातार बढ़ती ही जाती है। तो ये तो कुछ पॉइंट थे जिनके ज़रिए आग लगती है। तो अब अपने उसमें क्या करें कि जिससे आग बुझा सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पॉइंट और बताऊंगा कि आग को बुझाने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, किन किन चीज़ों का अपनी दिक्कत आती है ग्रामीण एरिया के अंदर। इसके अंदर पॉइंट आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कह सकते हैं नेटवर्क की कमी। तो ग्रामीण एरिया में नेटवर्क नहीं रहता है, तो इस चक्कर में अगर कहीं पे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को वह नहीं बुला पाते हैं। तो इस चक्कर में आग बढ़ती ही जाती है और उनके पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता जिससे वह आग को बुझा सकें। और अगर अपने मान भी लें कि फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी है और फायर ब्रिगेड आ रही है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फायर ब्रिगेड को पहुंचने के लिए ग्रामीण एरिया में। तो वहाँ पर डिस्टेंस भी मेज़र करता है कि वह गाड़ी कब तक आएगी और तब तक आग कितनी ज़्यादा फैल चुकी होगी। नेक्स्ट है पतली सड़कें। पतली सड़कों का मीनिंग ये है कि ग्रामीण एरिया में सड़कें कोई फिक्स पहले से बनी नहीं होती है, वहाँ पर जिन्होंने जो घर बना लिया वहीं से सड़कें शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर भी ये रहता है कि फायर की जो गाड़ी होती है वह काफ़ी बड़ी होती है और वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आती है। फिर अपने अगर मान भी लें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है, वो जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर अब उन्होंने आग बुझाना शुरू किया, लेकिन गाड़ी के अंदर जितना पानी है वह सफिशिएंट नहीं है, उससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर आसपास में पानी का भी इशू रहता है, तो इस चक्कर में भी आग बुझाने में दिक्कतें काफ़ी आती है। देखिए इसके अलावा अगर अपने बात करें कि ग्रामीण एरिया में मैं ये कहूँ कि खेतों में आप फायर एक्सटिंग्विशर लगाइए, हाइड्रेंट सिस्टम लगाइए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अपने घरों में जो हाइड्रेंट सिस्टम है या फिर फायर बकेट्स हैं, ये चीज़ें अपने वहाँ पर पॉसिबल नहीं कर सकते कि हर घर में ये चीज़ें हो, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या किया जा सकता है कि अगर कोई खेतों में आग लगती है या फिर घर में आग लगती है तो पानी का सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का सोर्स है तो आप आग को बुझा सकते हैं, अगर वह नहीं है तो इशू आएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि फायर टीम एक बनाई जाती है जिसे फायर पार्टी भी कहते हैं। उस टीम में क्या होता है कि जो बड़े गांव होते हैं उसके अंदर वह टीम का एक गठन किया जाता है जिसके अंदर 5 से 7 लोग होंगे उसी गांव के, और उनको फायर सेफ्टी और रेस्क्यू के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर उनको सिखाया जाता है कि आग कितने प्रकार की होती है, आग को कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है, आग कैसे फैलती है, तो इन सभी के बारे में उनको बताया जाता है। साथ ही साथ उनको फायर एक्सटिंग्विशर का भी नॉलेज दिया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से और कौन सी फायर पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, तो इनके बारे में उनको बताया जाता है। और उसके बाद में उन सभी को कुछ फायर एक्सटिंग्विशर और कुछ फायर एक्सटिंग्विश के लिए फायर इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं जिससे कि वह उस फायर को नॉर्मल तरीके से बुझा पाएँ जब तक वह बड़ी ना हो, और साथ ही साथ तब तक बुझा पाएँ जब तक फायर की गाड़ी नहीं आती है। तो उनको वह रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस गांव के अंदर ताकि वह उसको बुझा पाएँ। अपने भी यहाँ पर अभी लगातार उस चीज़ के लिए प्रोसेस चल रही है। तो जैसे कि गाँवों में अपने जैसे सरपंच पंच होते हैं, उसी तरह से यह एक टीम बनाई जाती है जो कि रेस्क्यू के टाइम काम आती है। फायर टीम को ट्रेनिंग देने का काम जो अपनी सिटी की फायर ब्रिगेड होती है उनका होता है। तो गांव के अंदर अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो कि जो चाहता है कि वह अपने गांव की सुरक्षा करे, तो वह लोकल फायर ब्रिगेड में जाकर नॉर्मल ट्रेनिंग ले सकता है। उसके लिए उसको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से वह ट्रेनिंग लेकर और अपने गाँव की सुरक्षा कर सकता है। इसके अलावा अपने जो भी लोकल फायर ब्रिगेड होती है वह टाइम टू टाइम गाँवों के अंदर, सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर या मॉल के अंदर नॉर्मल डेमो करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर चला के दिखाते हैं और साथ ही साथ फायर के अंदर बताते भी हैं कि यह कितने टाइप्स की होती है और उसको किस तरह से एक्सटिंग्विश किया जाता है। अगर आपने अभी तक उस तरह के डेमोस्ट्रेशन देखे नहीं हैं तो मैं इस तरह के काफ़ी डेमोस्ट्रेशन करता रहता हूं कि अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा। फायर टीम को टास्क फायर फाइटिंग फोर्स भी बोलते हैं, यानी कि TFF, टास्क फायर फाइटिंग फोर्स। अब अपने बात करते हैं कि कोई भी जंगल है या कोई भी खेत है तो उनके अंदर जब आग लगती है तो उनको बिना फायर एक्सटिंग्विशर, बिना फायर ब्रिगेड के किस तरह से बुझाया जाए। अब वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ तो करना एक बेवकूफ़ी है क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा होता है या फिर खेत काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पर उस फायर एक्सटिंग्विशर से कोई भी आग नहीं बुझने वाली है। तो वहाँ पर या तो अपने को काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर चाहिए,
कि जिससे अपने उसको बुझा पाएँ, और या फिर अपने को ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे अपने उस आग को तुरंत बुझा पाएँ। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आता है बीटिंग मेथड, कि आग को पीट कर बुझाना। अगर कहीं भी कोई खेत है या कोई जंगल है उसमें आग लगती है तो उसके अंदर आग एक जगह से बढ़ती हुई आगे जाती है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे रुकी रहेगी, वह आगे बढ़ती रहेगी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आप 5-7 लोग इकट्ठे होकर और उस आग के काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाइए जहाँ पे आग नहीं लगी है उस जगह पर, और वहाँ पर घास फूस जहाँ पर कम हो उस एरिया में वेट कीजिए आग वहाँ तक पहुँचने का। और घास फूस जहाँ कम हो वहाँ पर आग की जो क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है, तो वहाँ पर उसको पीट कर बुझाया जा सकता है बीटर से। कि एक बीटर होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इससे अपनी आग को बुझा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप उसको बुझा पाएँ उसका यूज करते हुए आग को बुझा सकते हैं। जहाँ पर घास कम हो, जहाँ पर ज़्यादा घास है वहाँ पर आग बुझाने लगोगे आप तो आग बढ़ती रहेगी, वह बुझेगी नहीं। तो इसके अंदर अपने बीटिंग मेथड में क्या करते हैं, जहाँ पर घास कम होती है वहाँ पर जाके और आग का वेट करते हैं, जब आग वहाँ पे आएगी उसको पीट कर बुझा देंगे। तो इसे बोलते हैं बीटिंग मेथड। यह कारगर है, और नॉर्मल अगर छोटी फायर लगी है कहीं पर और जहाँ पर लगता है कि चांसेस बुझाने के, तो वहाँ पर यह बिल्कुल कारगर है और आग इससे बुझती है। नेक्स्ट मेथड है ट्रेंच डिगिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि वही सेम है प्रोसेस, कि आग जो है एक जगह से बढ़ते हुए आगे जा रही है घास के मैदान में या जंगलों की आग। उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ से आग बढ़ रही है उसके और आगे जाकर, और जहाँ पर आग नहीं लगी अभी वहाँ पर अपने खुदाई कर दें, यानी कि जितनी भी घास या ज्वलनशील मटेरियल है उसको खुदाई कर वहाँ से हटा दें। तो क्या होगा कि आग वहाँ पर पहुँचेगी, उससे आगे आग जाने के लिए कोई मटेरियल तो होना चाहिए ना उसको जलने के लिए, वह मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। इसके अंदर आपको अगर मैं एग्जांपल एक और सिंपल बताऊं तो आप कोई भी जैसे माचिस की तिल्ली ले लीजिए, उसको जला लीजिए, और वह जलती हुई अगर साबुत है तो वह लगातार पूरी जलेगी, लेकिन उसको बीच में से तोड़ के और थोड़ा सा गैप करके उसको रख दीजिए, जहाँ तक उसको तोड़ा है वहीं तक वह जलेगी, उसके आगे का हिस्सा नहीं जलेगा। तो यही मेथड अपने को उसमें फॉलो करना है कि बीच में से अपने कोई भी ट्रैक्टर से उसको जुताई कर देंगे, यानी कि वहाँ से मटेरियल जो है मिट्टी की खुदाई कर देंगे, जिससे आग आगे नहीं बढ़ेगी और अपने आप बुझ जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपने ट्रेंच डिगिंग मेथड, यानी कि खुदाई और जुताई करना। नेक्स्ट मेथड आता है काउंटर फायर या फिर कंट्रोल्ड फायर। इसको बोलते हैं आग से ही आग को बुझाना। इसके अंदर क्या होता है कि वही सेम प्रोसेस है कि आग लगातार बढ़ रही है, उसके अंदर क्या करना होता है कि आग के ज़्यादा आगे जाकर और वहाँ पर कोई ऐसा हिस्सा देखना है कि जहाँ पर अपने को लगे कि घास वगैरह कम है, उसमें अपने या तो बीटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर बीटिंग मेथड के लिए अपने पास इक्विपमेंट नहीं है और पानी की शॉर्टेज कम है तो उस घास को अपने पहले खुद ही जला देंगे। उस घास को जलाने के बाद में उस पर पानी डाल देंगे, तो जिससे वह घास जल कर बुझ जाएगी, और फिर आग जो आएगी, जो बड़ी मेजर फायर थी, वह उस तक पहुँचेगी और आग उससे आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि मटेरियल ज्वलनशील नहीं है। तो ये मेथड बहुत कम कारगर है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने जो आग आ रही है और अपने जो आग और लगा रही हैं, इसके दोनों के बीच में गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गैप नहीं है तो वह आग लगातार पहुंच जाएगी, क्योंकि जहां पर आग लगती है वहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आग भी और तेज़ी से लगती ही जाती है। तो अपने पास टाइम बहुत कम होता है, तो इस मेथड का यानी कि काउंटर मेथड का यूज़ बहुत कम किया जाता है, और इसका यूज़ अगर लगे कि पॉसिबल है तभी करना चाहिए। इसके साथ साथ जब कभी भी आग को बुझाना हो तो सबसे प्रथम अपने को विंड डायरेक्शन का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ आग ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस तरफ से ही आग को बुझाना शुरू करना चाहिए। तो ये था एक रूरल फायर का पार्ट, कि किस तरह से रूरल फायर होती है और अपने किस तरह से उसको बुझाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा इसमें लगा होगा और काफ़ी नई टेक्निक्स आपको सीखने को मिली होगी। अभी मैंने आपको इसके बारे में एक थ्योरी बताई है, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको ट्रेंच डिगिंग मेथड, काउंटर फायर और बीटिंग मेथड के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, और आग को बुझाते हुए अपने देखेंगे उसके अंदर कि किस तरह से आग को बुझाते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नए कंटेंट के साथ, जुड़े रहिए स्टडी शॉप के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।